अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं जसीम निज़ामी। आइए सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। SIR इसलाह नहीं बल्कि BJP हुकूमत की जानिब से अवाम पर मुसल्लत किया गया एक नया जुर्म है। जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के 53वीं चीफ जस्टिस की हैसियत से लिया हलफ। सदर जमहूरिया ने पुरस्कार तकरीब में ओहदा राजदारी का दिलाया हलफ। G20 इजलास के दौरान मोदी की कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने हिंदुस्तान आने की दावत कबूल कर ली। गर्मजोश ताल्लुकात की बहाली की उम्मीद। और मुमताज़ अदाकार धर्मेंद्र नहीं रहे, बॉलीवुड के एक अहद का खात्मा। सदर जमहूरिया, वज़ीर-ए-आज़म और दीगर कायदीन का इज़हार ताज़ियत। तो ये थी सुर्खियाँ, खबरें तफसील से। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ की कायद और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नज़रसानी यानी SIR अमल के ख़िलाफ़ एक बार फिर हमला बोला है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को हदफ तनक़ीद बनाते हुए कहा है कि SIR के नाम पर पूरे मुल्क में अफरा तफरी मची हुई है और ये कोई असलाह नहीं है बल्कि मुसल्लत किया गया एक जुल्म है। उधर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को G20 सरबराह इजलास के मौके पर मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात की और दो तरफ़ा और आलमी अहमियत के उमूर पर तबादला ख़याल किया। इन मुलाकातों के दौरान हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ने टेक्नोलॉजी और इख्तराई शराकतदारी पर भी दस्तखत किए हैं। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने अपने कनाडाई हममनसब को हिंदुस्तान आने की दावत दी और उन्होंने उसे कबूल भी कर लिया। तवक्को है कि कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म के हिंदुस्तान आने से दोनों ममालिक के माबैन एक अरसा से चल रही सर्द मोहरी ख़त्म हो जाएगी और ताल्लुक़ात को नई जहत हासिल होगी। जस्टिस सूर्यकांत ने आज सुप्रीम कोर्ट के 53वीं चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ दिलाया। उन्होंने हिंदी में हलफ लिया और हलफ बर्दारी के बाद उससे बदोश होने वाले चीफ जस्टिस BR गवई से गर्मजोशी से गले मिलकर उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी, स्पीकर लोकसभा ओम बिरला, वज़ीर दाखिला अमित शाह, सदर BJP JP नड्डा समेत सरकर्दा कायदीन मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी राम विवाह के मौके पर मंगल को अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर एक खुसूसी तैयारे से उतरेंगे और रामनगर अयोध्या में परचम कुशाई के साथ राम मंदिर की तामीर मुकम्मल होने का ऐलान करेंगे। मिस्टर मोदी यहाँ 4.5 घंटे तक रहेंगे। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म दोपहर 1:55 पर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। मौसूल इत्तलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोदी सुबह 11:55 पर राम मंदिर के ऊपर परचम लहराएंगे और इस परचम के साथ ही मिस्टर मोदी राम मंदिर की तामीर मुकम्मल होने का ऐलान करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की आमद के पेश नज़र अयोध्या में सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। दूसरी तरफ संभल की शाही जामे मस्जिद के पास तशद्दुद के मामले को पूरा 1 साल हो रहा है। इस मौके पर संभल में सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजामात किए गए थे, जबकि संभल के तारीखी जामे मस्जिद के पास पुलिस के ज़ायद दस्ता तैनात कर दिए गए। सख्त तरीन सिक्योरिटी के बीच संभल में खौफ का माहौल देखा गया। इस मौके पर पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। संभल के DM ने कहा कि एहतियाती इक़दाम के तौर पर यह कार्रवाई की गई है। ये हमारी नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का एक अंग है और इसमें पुलिस और प्रशासन की पूरी टीम रहती है जो नियमित रूप से फ्लैग मार्च करती है। सुबह भी करते हैं, शाम को भी करते हैं, स्थानीय स्तर पर भी होता है, जनपद स्तरीय अधिकारी भी करते हैं। तो इस तरह से फ्लैग मार्च से एक लोगों में सुरक्षा और विश्वास की भावना पैदा होती है पुलिस और प्रशासन के प्रति। सर, लोगों से बात भी की है कि संभल में सद्भावना बनी रहे। देखिए, जो पीस कमेटी की मीटिंग है वो नियमित रूप से होती है। उसमें सभी समुदाय के लोग रहते हैं, सभी की समस्याओं को सुना जाता है, उनका समाधान किया जाता है और जब सभी एक स्थान पे बैठते हैं, एक स्थान पे बात करते हैं तो विवाद की और समस्या की कोई संभावना ही नहीं रहती। आज 3 कंपनी PAC, RRF और जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस के साथ में संभल पुलिस के द्वारा 1 साल 24 नवंबर 2024 को विवादित धर्म स्थल जो कि केंद्रीय संरक्षित स्मारक है उसके सर्वे के बाद में जो हिंसा भड़की थी उसमें कुल 13 मुकदमे लिखे गए हैं। कई लोगों को जेल भेजा गया था। उसके बाद में ट्रायल चल रही है। चौकियों की स्थापना भी की गई है ताकि शांति व्यवस्था बनाई रखी जा सके।
आज जो फ्लैग मार्च है वो इसलिए करवाया जा रहा है ताकि लोगों में एक सुरक्षा का माहौल हो, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं रास्ते में चलते चलते, ताकि किसी को अगर अपनी कोई बात भी बतानी हो, कोई बात व्यक्त करनी हो तो भी वो भी व्यक्त कर सके। सर कितनी फोर्स लगाई गई है और कौन कौन सी लगाई गई? जनपद में पीएसी आरआरएफ जितनी भी हैं वो सब आज फुट पेट्रोलिंग के लिए और केंद्रीय संरक्षण स्मारक है उसकी सुरक्षा के लिए लगाई गई है। देखिए, अब जो कुछ होना था, जो एक घटना घटी, दुखद घटना 24 नवंबर को, वो बीत चुकी है और अब जो है हालात सामान्य है। अब किसी तरह की कोई बात नहीं है, स्कूल भी खुल रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, हर चीज खुली हुई है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय में मुकदमात जो हैं, केसेस पेंडिंग हैं, चल रहे हैं और गवाही भी हो रही है, सारे काम हो रहे हैं। वो कानूनी प्रक्रिया है, वो अपनी जगह है, वो चल रही है शांतिपूर्वक। 24 नवंबर है 2025, एक दुखद घटना 24 नवंबर 2024 को हुई थी। वो एक दुखद घटना थी, अब वो बीत चुकी है। अब शहर का माहौल अमन की तरफ है, भाईचारे की तरफ है, सौहार्द की तरफ है। अब किसी तरह की कोई भी हलचल, कोई परेशानी किसी तरह की नहीं है। हिंदू भाई, मुसलमान भाई दोनों आपस में मिलकर सही से रह रहे हैं, सद्भाव से रह रहे हैं और यही माहौल आगे भी मैं अपील करता हूं पब्लिक से कि यही माहौल आगे बनाए रखें। अफवाहों पे किसी भी तरह का कोई ध्यान न दें, किसी के बहकावे में ना आए, सब सही चल रहा है और मैं यही उम्मीद करता हूं कि हमारा शहर संभल जो है वो अमन के रास्ते पर चलता रहेगा और शांति बनाए रखेगा। पिछले वर्ष कुछ आतंकियों ने संभल में एक बहुत बड़ी घटना की थी और करने की कोशिश में उन लोगों ने आपस में ही भिड़ंत में पूरे शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की, परंतु शासन और प्रशासन इतना चुस्त दुरुस्त था कि उसने शहर को एक भीषण दंगे की आग में जाने से बचा लिया। अब कैसा माहौल है? पिछला 1 साल बीता है। देखिए, थोड़ा सा समय लगा लेकिन शहर अपनी पुरानी स्थिति में आने लगा है। संभल में पिछले साल हिंसा हुई थी, उसके बाद 1-2 दिन तो माहौल थोड़ा ख़राब रहा और लोग आने जाने में डरे इधर उधर। इसके बाद माहौल थोड़ा सामान्य हो गया, आदमी आ जा रहे हैं, सब जगह सब काम चल रहा है, कोई समस्या नहीं है किसी तरीके की। बाजार वगैरह सब खुले, बाजार वगैरह सब चल रहा है, खुल रहा है। बहुत बढ़िया, आप ना मजदूर आदमी है, सब में अपना खाना कमा रहा है, बहुत बढ़िया, सब शांत चल रहा है जी, सही है, बहुत ही बढ़िया। क्या कुछ लोगों का कहेंगे कि आपस में किस तरह से जो है? ना कोई नहीं, कैसा ही नहीं, सब में काम करते हैं हम, आते हैं जाते हैं सब में, कोई ऐसी बात ना, भैया बंदी सब बढ़िया। इधर एमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली बम धमाके और मुल्क के मुख्तलिफ हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि फ़िरक़ा परस्तों को मुसलमानों को मुल्क से ख़त्म करने की खामख्याली अपने जहन से निकालनी होगी। उनका कहना था कि मुसलमान ताक़यामत हिंदुस्तान में रहेंगे और पूरे अमन के साथ रहेंगे। वतन की मोहब्बत की बात हम करते हैं तो जो तालीम इदारे मुसलमानों ने कायम किए, अगर कोई उस तालीम इदारे में बैठकर बम बनाने की साजिश करता है तो हम उसकी भी मजम्मत करते। एक इदारा बनाना कितना मुश्किल काम होता है और ऐसे जालिम लोग हैं जो एक मदरसे का कमरा नहीं बना सकते, जो स्कूल का कमरा नहीं बना सकते, जालिम अमोनियम नाइट्राइट लेकर बैठते। 14 लोग मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए। तो ऐसी जहनियत के लोगों के खिलाफ भी हमको इनकी खुलकर मजम्मत करनी चाहिए। ये जो मुल्क का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो फिर हम तो खुली छूट दे रहे हैं जालिमों को कि जो चाहे करना है कर लो। मगर जो लोग आज ये समझ रहे हैं कि मुसलमान को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जाएगा, तुम भूल जाओ, तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, हम खत्म हो जाएंगे। जब तक दुनिया बाकी रहेगी हिंदुस्तान में मुसलमान एक बाइज्जत हिंदुस्तानी बनकर रहेगा। हम लड़ेंगे, जमहूरियत के दायरे में रहकर अपने हुकूक को हासिल करेंगे, हम अपनी मस्जिदों को बचाएंगे। तुम एक मस्जिद को शहीद करें मगर हम लाखों मस्जिदों को आबाद करेंगे। तुम शरीयत पर हमला नहीं कर सकते, अगर तुम करोगे तलाक के नाम पर बेटा है उसका। फसादात कितने हुए, दिल्ली का मैसेकर हुआ आसाम में,
आपने देखा फसाद हुआ हाशिमपुरा का, मलियाना का। हम और आपने देखा गुजरात में बल्कि 69 का फसाद तो 2002 से बदतरीन था। फिर 2002 की नस्लकशी हमने देखी, 2019 का दिल्ली का फसाद देखा, हैदराबाद के फसादात हमने देखे। मगर एक बात जो लोग समझते नहीं है वो ये है कि इन तमाम फसादात को हमने देखा, हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और कोर्ट का जब फैसला आया तो कोर्ट ने कहा किसी ने शहीद नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो कहा कि आस्था की बुनियाद पर मस्जिद आपको नहीं दी जा सकती। मुल्क की तारीख उठाकर पढ़ लो, जो लोग आज मुसलमानों को गाली देते हैं और वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे पूछते हैं, इतना सब हमने सहा और कल भी सहेंगे, मगर वतन से नफरत के मुजाहरे नहीं किए। इख्तिदार पर बैठकर जुल्म करने वालों से हमने कहा कि तुम जालिम हो, हम तुमसे नफरत करते। तो मुसलमानों को अगर तुम दबा रहे हो तो तुम भारत को कमजोर कर रहे हो। अगर भारत एक दुनिया का अमनगाह बनना चाहता है, एक डेवलप कंट्री बनना चाहता है, कैसे बनेगा जब आप 19 करोड़ मुसलमानों को इस तरह हिकारत की नजर से देखेंगे, उनसे नाइंसाफी करेंगे। और संविधान में राइट टू इक्वालिटी जो है वो सब्सटेंटिव इक्वालिटी है, आप उसको भूल जाते। मस्जिद का फैसला हमारे खिलाफ आया तो क्या किसी मुसलमान ने कोर्ट में जाकर किसी जज के ऊपर जूता फेंका? जूता फेंकने वाले के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला जाता, ना मीडिया में बोला जाता है, क्योंकि वो आला जात से उसका ताल्लुक था। हमारी वतन से मोहब्बत है और रहेगी। तुम हुक्मरान हो तो तुम्हारी वजह से डर कर नहीं, बल्कि वतन की मोहब्बत हमारी है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। बिहार के बाद मुल्क की 12 रियासतों और मरकज़ के ज़र इंतज़ाम इलाक़ों में वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नज़रसानी का अमल जारी है। इस अमल के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में मुखालिफत का सिलसिला जारी है। एक तरफ समाजवादी पार्टी और TMC जहां खुलकर मुखालफत कर रही है, दूसरी जानिब मुस्लिम लीग ने SIR के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। अब SIR की मुखालफत में एक और पार्टी का नाम सामने आया है। अदाकार विजय की पार्टी ने TVK ने तमिलनाडु में इलेक्शन कमीशन के SIR को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। उधर हिंदुस्तानी सरफा बाज़ार में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन पीर के रोज़ सोने की कीमत में मामूली गिरावट देखने को मिली, जबकि चांदी कीमत में उछाल आया है। इसी तरह सोने की कीमत अब 1,23,030 रुपये फ़ी 10 ग्राम से ज़्यादा है। वहीं चांदी की कीमत 1,50,000 रुपये फ़ी किलोग्राम से कुछ ज़्यादा है। बॉलीवुड के मशहूर और सीनियर अदाकार धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में इंतकाल हो गया, जिसके बाद फिल्म इंडस्ट्री और मद्दाहों में शदीद दुख की लहर दौड़ गई। पीर की सुबह उनकी जोहर रिहाइशगाह में पर सख्त सिक्योरिटी में एक एम्बुलेंस की आमद के बाद उनकी सेहत के हवाले से अफवाहें तेज़ी से फैल गईं। ये वाक़या एक माह में उनकी सेहत का दूसरा बड़ा खौफ था। इसी दौरान ईशा देओल और हेमा मालिनी को पवन हंस शमशान घाट में सिक्योरिटी के हिसार में देखा गया। दिन के आगाज़ में ही तशवीश उस वक्त बढ़ गई जब तकरीबन 12:30 बजे एक एम्बुलेंस को उनकी रिहाइशगाह से रवाना होते देखा गया, जिसने मद्दाहों और फिल्मी हल्कों में बेचैनी पैदा कर दी। इस वाक़े के फ़ौरन बाद मुतादिद फिल्मी शख्सियात भी अदाकार की रिहाइशगाह पहुँच गए, जबकि घर और शमशान घाट के अतराफ सिक्योरिटी में इजाफा देखने में आया। इधर धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल और बेटे सनी देओल को घर में दाखिल होते हुए देखा गया, जो वाज़ेह तौर पर परेशान लग रहे थे। वज़रे के धर्मेंद्र को इस माह की 12 तारीख को ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था, जहां उन्हें 10 नवंबर को सांस की शदीद तकलीफ़ के बायस दाखिल किया गया था। दाखिले के दौरान उन्हें कुछ वक़्त वेंटिलेटर की मदद भी लेना पड़ी। अस्पताल से डिस्चार्ज के वक़्त ख़ानदान ने मीडिया और आवाम से अपील की थी कि उनकी सेहत के बारे में ख़यासाराइयाँ ना की जाएँ। ये ताज़ा पेशरफ्त उस वक्त सामने आई है जब सिर्फ 2 हफ्ते कबल धर्मेंद्र की मौत की झूठी खबरों ने पूरे मुल्क में हलचल मचा दी थी। 11 नवंबर को अफवाहें इस कदर फैल गई कि वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह और शायर जावेद अख्तर तक ने ताज़ती पैगाम जारी कर दिए थे, जिनकी बाद में तरदीद करना पड़ी। हेमा मालिनी और ईशा देओल ने ऐसी अफवाहों को इंतहाई तकलीफदा कराते हुए सख्त अल्फाज में तनकीद की थी। धर्मेंद्र, जो ही मैन के लक़ब से भी मशहूर थे, गुज़िश्ता चंद हफ्तों से मुतअद्दिद सेहत के मसाइल से दो चार थे और हाल ही में उनकी बाएं आँख के कॉर्नियल ट्रांसप्लांट का भी अमल हुआ था। 9 दिसंबर को अपनी 90वीं सालगिरह मनाने वाले थे। 60वीं और 80 की दिहाई धर्मेंद्र के नाम रही। उनकी अदाकारी में एक अजीब कशिश थी, जैसे पर्दा उनके हुजूर खुद झुक जाता हो, शोले, सीता और गीता, चुपके चुपके, आन मिलो सजना, खातिल, लोफर और हकीकत जैसी दर्जनों फिल्मों ने उन्हें लाजवाल बना दिया।
वो इस रिवायत के आखिरी नुमाइंदा थे जिसमें हीरो न सिर्फ बहादुर होता था बल्कि हसास दिल रखने वाला, वादों का पाबंद और मोहब्बत में सच्चा दिखाया जाता था। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। SIR इसलाह नहीं बल्कि BJP हुकूमत की जानिब से अवाम पर मुसल्लत किया गया एक नया जुर्म है। जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के 53वीं चीफ जस्टिस की हैसियत से लिया हलफ। सदर जमहूरिया ने पुरस्कार तकरीब में ओहदे राजदारी का दिलाया हलफ। G20 इजलास के दौरान मोदी की कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने हिंदुस्तान आने की दावत कबूल कर ली। गर्मजोश ताल्लुकात की बहाली की उम्मीद। और मुमताज़ अदाकार धर्मेंद्र नहीं रहे, बॉलीवुड के एक अहद का खात्मा। सदर जमहूरिया, वज़ीर-ए-आज़म और दीगर क़ायदीन का इज़हार ताज़ियत। तो नाज़रीन, सियासत TV के कौमी खबरनामे में आज बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहे सियासत TV के साथ और मुझे और सियासत TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।